बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। एक बार फिर से सुनिए, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। रुपया वालों से लड़ना सबके बस की बात नहीं है। सबके भीतर इतनी कुवत नहीं होती कि सेठों के सामने सीना तान कर खड़ा हो जाए। अडानी के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन बढ़ चुका है। टीएमसी और सपा के रास्ते कांग्रेस से अलग हो चुके हैं। लोग कह रहे हैं कि अडानी से लड़ना, इस सेठ से, इसके पैसे से लड़ना सबके बस की बात थोड़ी ना है। अब इंडिया गठबंधन कैसे बट गया है, क्या कुछ हुआ है, जानेंगे। लेकिन मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का पागलपन 2.5 दिन का झोपड़ा तक पहुंच गया है। ये 2.5 दिन का झोपड़ा कहां है, क्या कुछ हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। जब भारत एक नहीं था, टुकड़ों में बटा था, हर जिले का अपना अलग राजा था, सत्ता में सबकी भागीदारी नहीं थी, कुछ लोग सत्ता के सत्ताधीश थे, लड़ने का काम कुछ लोगों का था, कोई संविधान नहीं था, तब बाहरी आकर लगातार हमला करते रहे, कभी इस हिस्से को कभी उस हिस्से को बार बार जीतते रहे। राजा आपस में भिड़े रहते थे, भारत को लोग रौंदते रहे। लेकिन जब भारत एक हो गया, एक संविधान के नीचे एकजुट हो गया, तो अब दिल्ली में एक ऐसी सत्ता बैठी है जिसके सह पर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का प्रोजेक्ट चल रहा है, वो भी देशव्यापी स्तर पर। सर मानी चाहिए इस देश की व्यवस्था और न्यायपालिका को। मामला वाराणसी में भी शुरू हो गया है और 2.5 दिन का झोपड़ा में भी फिर से शुरू हो गया है। वाराणसी में एक नई कहानी खुल गई है, नया चैप्टर खुल गया है। क्या है पूरी कहानी, उस पर भी बात करेंगे। और क्यों ये चिंतित करने वाला है 2.5 दिन का झोपड़ा, वो भी देखेंगे। वैसे आज की एक और बड़ी खबर है, केंचुआ डर गया। केंचुआ यानी राजीव कुमार का पूरा सिस्टम हिल गया, वो भी एक गांव के लोगों से। इस गांव के लोगों ने सोचा था कि अभी हाल ही में जो चुनाव परिणाम आया है वो तो संभव नहीं है, क्योंकि इतने वोटर एक व्यक्ति को नहीं मिल सकते, क्योंकि उसके वोटर इस गांव में है नहीं। तो क्यों ना हम बैलेट पेपर से जांच करा के देख लें, ईवीएम का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मगर इस मामले से केंचुआ डर गया और उसने पुलिस के दम पर यानी लठ के दम पर इस देश की जनता को दबा दिया। कैसे दबाया है, क्या कुछ हुआ है, पूरी बात करेंगे। राजीव कुमार, वाह आप तो बड़े हिम्मती निकले भाई। पूरी ताकत लगा दी, एसपीआरएफ लगा दी, पुलिस लगा दिया और ग्रामीणों को रोक दिया कि वे बैलेट पेपर से वोटिंग करके ईवीएम का भंडाफोड़ न कर दें, पोल न खोल दें। महाराष्ट्र में सोलापुर जिले के मरकरवाड़ी गांव में पुलिस और प्रशासन ने गांव वालों को वोटिंग करने ही नहीं दिया। गांव वालों को शक था कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है और इसको जांचने के लिए उन्होंने 3 दिसंबर को मॉक पोलिंग कराने का आयोजन किया था। सारी तैयारियां हो गई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैलेट पेपर से वोटिंग नहीं होने दिया। पुलिस ने साफ कह दिया था, धमका दिया था कि अगर एक भी वोट पड़ा तो बैलेट पेपर छीन लेंगे, पूरे गांव के खिलाफ केस दर्ज कर देंगे, सारा सामान जब्त कर लेंगे। भोले भाले ग्रामीणों ने कहा कि जब वोट डालने ही नहीं देंगे तो अफरा तफरी मच जाएगी, गांव की शांति छिन जाएगी, इसलिए बैलेट पेपर से वोटिंग का प्लान कैंसिल कर देते हैं। लेकिन इससे पहले ही गांव वालों ने पूरी तैयारी कर ली थी, टेंट लगा लिया था, कमेटी बना ली थी। सुबह सवेरे लोग वोट डालने के लिए इकट्ठा होने भी लगे थे। फिर पुलिस वालों ने शरद पवार के विधायक को रोक दिया, बात की और कहा कि वोटिंग नहीं होने देंगे। गांव में धारा 144 लागू है। शरद पवार के विधायक उत्तम राव जानकर ने कहा कि गांव में रिजल्ट घोषित करने के लिए कम से कम 1500 वोट जरूरी है, तब जाकर परिणाम आएगा। पुलिस ने अभी भले ही रोक दिया हो, लेकिन जब तक न्याय नहीं मिल जाता उत्तम राव जानकर नहीं रुकेगा। प्रोटेस्ट करेंगे, मार्च निकालेंगे, लेकिन न्याय लेकर रहेंगे। जानकर का दावा है कि उनकी जानकारी के मुताबिक मरकड़वाड़ी गांव से उन्हें 1400 वोट मिले हैं, लेकिन वोटिंग के दौरान पता चला कि विरोधी उम्मीदवार को मरकड़वाड़ी गांव से 1003 वोट मिले हैं। जानकर का आरोप है कि विरोधी उम्मीदवार को दोगुने से ज्यादा वोट मिले हैं। मरकड़वाड़ी में जो हुआ है वो पुलिसिया डंडे के दम पर नागरिकों के आक्रोश को दबाने जैसा है। ये सब कुछ बताता है कि पूरा सिस्टम आम आदमी के खिलाफ है। हम सब लोकतंत्र को जस्टिफाई करने का टूल बनकर रह गए हैं। महाराष्ट्र एकमात्र ऐसा राज्य है जहां चुनावी परिणाम के 10 दिन बाद तक लोगों का आक्रोश ठंडा नहीं पड़ा है। वहां से रोज कुछ न कुछ विरोध प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही है। हरियाणा के लोगों ने तो सरेंडर कर ही दिया। महाराष्ट्र की विपक्षी राजनीतिक पार्टियों की हालत देखें तो उनसे कोई उम्मीद नहीं नजर आती, दूर दूर तक उम्मीद नजर नहीं आती। और कांग्रेस भी ऐसा लगता है कि अब ठंडी होने लगी है। कोर्ट कचहरी से लड़ने से न्याय मिलेगा नहीं, ये तो गारंटीकृत है। मिलना होता तो अब तक मिल चुका होता। कोर्ट पर सत्ता का खुला दबाव नजर आता है, अफसरशाही बिकी हुई नजर आती है। कमल कुमार तो नोटों की गड्डियों पर सो रहे होंगे। जनता का वोट अब मात्र दिखावा बनकर रह गया है। सत्ता को जनता के वोट का डर नहीं रहा। जनता का वोट अब सत्ता के अवैध कब्जे को जस्टिफाई करने का एक टूल मात्र है। सवाल यह है कि मरकड़वाड़ी के शांतिपूर्ण आंदोलन से प्रशासन को कैसा डर था। टैक्स हम देते हैं, चुनाव आयोग हमारे पैसे से चलता है, और जब बात अधिकारों की आती है तो वो सत्ता की भाषा बोलता है। आखिर किस बात का डर है केंचुआ को, राजीव कुमार को, पुलिस और प्रशासन को? यह सब किसके इशारे पर हो रहा है? मरकड़वाड़ी गांव के लोगों ने तो यह नहीं कहा था कि ईवीएम का परिणाम बदल दो, निर्वाचित विधायक से जीत का सर्टिफिकेट छीन लो। चुनाव आयोग को मॉक पोलिंग से कैसा डर? वोट के अधिकार को बचाने और आम आदमी की ताकत को बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि जनता अब आत्मनिर्भर हो जाए। ये लड़ाई राजनीतिक पार्टियां नहीं लड़ पाएंगी, कभी नहीं लड़ पाएंगी। अब
अपना अधिकार बचाना है तो जनता को ही लड़ना होगा। मरकड़वाड़ी में नागरिकों को मॉक पोलिंग से रोककर चुनाव आयोग और प्रशासन ने अपनी हार स्वीकार कर ली। ईवीएम पर अविश्वास बना रहेगा। अगर 2024 का महाराष्ट्र का चुनावी परिणाम सटीक है तो मॉक पोलिंग से आखिर डर क्यों लग रहा है? दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल और पूरी थाली ही काली नजर आती है। और ये मरकड़वाड़ी के लोगों को बैलेट पेपर की वोटिंग से रोककर सत्ता ने साबित कर दिया है। शरद पवार की पार्टी के नेता रोहित पवार ने कहा है कि सरकार ने भले ही पुलिस प्रशासन के दम पर टेस्ट पोल रोक दिया हो, लेकिन गांव वाले जीत गए। विधायक उत्तम राव जानकर की अगुवाई में एक चिंगारी फूट पड़ी है और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के हर गांव वाले ईवीएम को हर जगह एक्सपोज करेंगे। रोहित पवार ने सवाल किया कि क्या सरकार के लिए जरूरी था कि वो 250-300 पुलिस वालों को मरकड़वाड़ी में तैनात करे? पुलिस के अलावा 350-400 की संख्या में स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स को क्यों तैनात किया गया था? क्या जनता का मॉक पोल रोकना जरूरी था? ये इतना जरूरी काम था? क्या प्रशासन को सच्चाई सामने आने का डर था? सरकार और प्रशासन याद रखे, ऐसे हजारों सवाल उठेंगे और सबके जवाब देने होंगे। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट पर सत्ता के डर को ऐसे समझिए कि गाजियाबाद यूपी में मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर 3 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी। जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी, प्रशांत कुमार की बेंच ने खुद को इस केस से अलग कर लिया। यह तीसरी बेंच थी जिसे यह केस सौंपा गया था और अब इस बेंच ने भी खुद को इससे अलग कर लिया है, यानी सुनवाई से भाग गए हैं। मोहम्मद जुबैर ने यति नरसिंहानंद द्वारा पैगंबर पर किए गए बयान की वीडियो एक्स पर पोस्ट की थी। बीजेपी की नेता और नरसिंहानंद की करीबी उदिता त्यागी ने माहौल भड़काने के आरोप में जुबैर के खिलाफ गाजियाबाद में यूपी में एफआईआर दर्ज करवाया था। इस एफआईआर को रद्द कराने के लिए जुबैर हाईकोर्ट पहुंचे, लेकिन काफी देर तक मामले की सुनवाई करने के बाद जजों की बेंच ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया, यानी जज इन मामलों को छोड़कर भाग गए। सुनवाई करने वाली बेंच का हिस्सा जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी, जस्टिस प्रशांत कुमार थे, जो कि अब इस सुनवाई से हट चुके हैं। मामले को दूसरी बेंच के समक्ष ले जाने के लिए कहा गया है। यह बताता है कि हमारी न्यायपालिका कैसे काम कर रही है। वैसे एक मामला यह भी समझने वाला है कि जुबैर के मामले में ऐसा क्या है कि ये जज बार बार उन्हें छोड़कर भाग जाते हैं? आखिर किस बात का डर है? कोई प्रेशर है क्या जिसे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं? और नहीं कर पा रहे हैं तो बोल क्यों नहीं देते, या बोलने में भी डर लगता है? अगर एक केस को सुनने के लिए 3-3 अलग बेंच गठित करनी पड़े और फिर भी सुनवाई न हो सके तो यह बताता है कि न्यायपालिका कितने प्रेशर में है और कोर्ट में बैठे जज कितने दबाव में है। मिलाड़ लोगों की हालत क्या है? मगर इनकी हालत भी वैसे ही नजर आती है कि बोल भी नहीं सकते और एक कदम डोल भी नहीं सकते। इसी तरह उमर खालिद के मामले में भी अभी तक सुनवाई नहीं हो पाई है। शर्जील इमाम का मामला है, संजीव भट्ट का केस है और बात सिर्फ हाईकोर्ट की नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी उसी रास्ते पर चलता है। उमर खालिद ने तो आज ही आकर परेशान होकर सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका ही वापस ले ली। वो समझ गए, उन्हें पता चल गया कि इस देश की अदालत इस देश के नागरिक को न्याय नहीं दे सकती। क्या फायदा अगर जज सुनवाई करने को तैयार ही नहीं है? तो अब लगता है कि जुबैर का नंबर है। उधर संसद में इंडिया गठबंधन टूट गया है। मुद्दों पर अब कम से कम सहमति तो नहीं दिख रही है। कांग्रेस के मुद्दों से अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी ने अपने आप को अलग कर लिया है। दरअसल कांग्रेस ने मोदी अडानी एक है के नारे के साथ 3 दिसंबर को संसद के बाहर प्रदर्शन किया, लेकिन सपा और टीएमसी वाले इसमें शामिल नहीं हुए। विपक्षी सांसदों ने मोदी अडानी एक है, अडानी पर भारत को जवाबदेही चाहिए जैसे नारों और बैनर के साथ प्रोटेस्ट किया। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं और जब तक सदन में चर्चा का अवसर नहीं मिलता है संसद में विरोध जारी रहेगा। उधर कांग्रेस के कुछ युवा नेताओं ने मंगलवार को संभल जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और प्रियंका गांधी से लोगों की बात कराई। खबर है कि राहुल गांधी भी जल्द ही संभल जाएंगे। वहीं वरिष्ठ पत्रकार संजय झा ने लिखा है कि अडानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने में से बहुत सारी पार्टियां भाग खड़ी हुई हैं। बड़े बड़े धन्ना सेठों के खिलाफ लड़ना आसान नहीं है। कांग्रेस भी अडानी के खिलाफ नहीं लड़ती अगर ये मुद्दा राहुल गांधी नहीं उठाते। कांग्रेस, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी में क्या अंतर है? इस बात को समझने के लिए बस इतना याद रखिए कि राहुल गांधी अंबानी के बेटे की शादी में नहीं पहुंचे थे, बाकी ज्यादातर पार्टियों के नेता गए थे। खुद अखिलेश यादव अंबानी के यहाँ गए थे। क्या आपने कभी अखिलेश यादव के मुंह से यह सुना कि यह सरकार अडानी अंबानी की सरकार है? क्या कभी अखिलेश ने धन्ना सेठों का नाम लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है? जबकि यह बात साबित हो चुकी है कि अडानी के खिलाफ जांच से मोदी सरकार भाग रही है, वो भी दुम दबाकर। राहुल गांधी जहां अडानी के मुद्दे पर संसद में चर्चा चाहते हैं, वहीं सपा और टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि संसद में महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि अडानी का मुद्दा उतना बड़ा नहीं है जितना कि किसानों और संभल का मामला। अब धर्मेंद्र यादव को कौन समझाए कि जब पूरी सरकार ही अडानी के कब्जे में है तो फिर न्याय कैसे मिलेगा? जब आरोप लग रहा है कि महंगाई और बेरोजगारी का कारण मोटा भाई है तो फिर उस पर बात क्यों नहीं होनी चाहिए? राहुल गांधी अडानी की गिरफ्तारी के साथ माधवीपुरी बुच के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर चर्चा नहीं चाहती है। वो बाकी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, जैसे कि संभल का मसला, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर मोदी पर चोट नहीं है, अडानी पर चोट नहीं है। यहाँ सवाल यूपी की सरकार पर है, योगी की सरकार पर है। केंद्र की सरकार को मोदी और अडानी से परहेज है। विपक्ष को यह सोचना होगा कि जब तक मोदानी की सरकार है मुसलमानों पर हमले नहीं रुकेंगे। संभल के मुद्दे पर सपा ने सदन की चर्चा में हिस्सा लिया और अखिलेश यादव ने कहा कि संभल का दंगा सरकार प्रायोजित था। ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ के बीच की है। जिस रास्ते से गुजरात वाले दिल्ली पहुंचे हैं उसी रास्ते से लखनऊ
लखनऊ वाले भी दिल्ली जाना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी धार्मिक स्थलों की खुदाई करके देश की गंगा जमुनी तहजीब की खुदाई करना चाहती है। अखिलेश यादव ने कहा कि संभल में जो कुछ हुआ वो सोची समझी साजिश है, सब कुछ सुनियोजित है। बीजेपी ने वहां भाईचारे को गोली मारने का काम किया है। बीजेपी और उनके सहयोगी समर्थक जो हर जगह खुदाई की बात कर रहे हैं, उससे हमारे देश का सौहार्द, भाईचारा, देश की गंगा जमुनी तहजीब खो जाएगा। और अब चलते हैं बनारस। यहाँ एक कॉलेज है, नाम है उदय प्रताप कॉलेज, प्यार से लोग यूपी कॉलेज कहते हैं। तो वाराणसी का यूपी कॉलेज 100 एकड़ में फैला है। इसमें एक मस्जिद और एक मजार भी है। साल 2018 में सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कॉलेज को नोटिस दिया और कहा कि सारी संपत्ति वक्फ बोर्ड की है। इस मामले पर तभी से विवाद है। संभल मामले के बाद यूपी के मुखिया ने मौका देखा और 4 दिन पहले यूपी कॉलेज पहुंच गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। इससे मुस्लिम समाज में हलचल हुई और जुमे की नमाज पढ़ने वालों की संख्या एकाएक बढ़ने लगी। सोमवार को यूपी कॉलेज के छात्रों ने वक्फ बोर्ड का पुतला फूंका। मंगलवार को छात्र इस मजार पर हनुमान चालीसा का पाठ करने पहुंचे, लेकिन पुलिस और पीएससी के जवानों ने उन्हें रोक दिया तो वहीं बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। सोचिए, ये देश के छात्र हैं। वाराणसी का यूपी कॉलेज 115 साल पुराना है और यहाँ सालों से हजारों बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ये बच्चे अब हिंदू मुस्लिम की फसाद में उलझा दिए गए हैं, लटका दिए गए हैं। इनका भविष्य अब अधर में लटक चुका है, लिखकर रख लीजिए। छात्रों ने कहा है कि अगले शुक्रवार को अगर सैकड़ों की संख्या में लोग नमाज अदा करने के लिए कॉलेज परिसर में मौजूद मस्जिद पर पहुंचे तो छात्र इसका विरोध करेंगे। नफरत में डूबे इन छात्रों का कहना है कि इस मामले का जब तक निपटारा नहीं हो जाता है तब तक सिर्फ 5 से 6 लोग ही नमाज पढ़ने आ सकते हैं। इन लोगों ने यह भी कहा है कि यूपी कॉलेज का पूरा परिसर कॉलेज के संस्थापक राजर्षि जी का है, कॉलेज के छात्रों का है। किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल का दावा पूरी तरह निराधार है। कॉलेज परिसर में मचे हंगामे को देखते हुए पुलिस के साथ पीएससी को अलर्ट कर दिया गया है, लेकिन ये आग सिर्फ बनारस तक सीमित नहीं है। अजमेर शरीफ दरगाह के बाद अब अजमेर में ही मौजूद 2.5 दिन का झोपड़ा को लेकर भी बवाल बढ़ गया है। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है और माना जाता है कि यह राजस्थान और देश की सबसे पुरानी मस्जिद है। अजमेर के डिप्टी मेयर नीरज जैन ने दावा किया है कि झोपड़ा में संस्कृत कॉलेज और मंदिर होने का सबूत है। इस मंदिर को भी बाहरी आक्रांताओं ने वैसे ही ध्वस्त कर दिया जैसे उन्होंने विक्रमशिला और तक्षशिला को किया था। यह संस्कृति और सभ्यता पर हमला है। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर शरीफ दरगाह से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर मौजूद है और यह मस्जिद भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में आती है। जैन ने दावा किया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास 250 मूर्तियां हैं और उस स्थान पर स्वस्तिक के साथ घंटियां भी बनी हुई हैं। साथ ही संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं जो कम से कम 1000 साल पुराने हैं और इसका ऐतिहासिक किताबों में भी जिक्र है। डिप्टी मेयर ने कहा कि पहले भी लोगों ने मांग की थी और कहा था कि अभी जो धार्मिक गतिविधियां वहां चल रही हैं उसे रोका जाना चाहिए और संस्कृत कॉलेज के पुराने गौरव को वापस किया जाना चाहिए। वहीं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का दावा है कि इस जगह का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ 2.5 दिन का उर्स लगता है। उसी के चलते मस्जिद को 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। 1911 में अजमेर पर लिखी अपनी किताब में हरबिलास शारदा ने लिखा है कि 2.5 दिन का झोपड़ा नाम 18वीं सदी में दिया गया जब इस स्थान पर फकीरों का जमावड़ा होने लगा। ये फकीर पंजाब से अजमेर पहुंचे। धार्मिक गुरु पंजाब शाह की मौत के दिन उर्स के आयोजन में हिस्सा लेते। ये उर्स 2.5 दिन का चलता। शारदा के मुताबिक सेठ विक्रम देव काला ने इस स्थान पर जैन मंदिर बनवाया था। मंदिर का निर्माण 6ठी सदी में 5 दिन तक चलने वाले जैन पर्व पंच कल्याण महोत्सव के उपलक्ष्य में कराया गया था। उनका दावा है कि उस समय अजमेर में जैन संतों के रहने के लिए कोई स्थान नहीं था और इसलिए एक मंदिर का निर्माण कराया गया। हालांकि यह दावा किया जाता है कि 1192 में मोहम्मद गोरी ने कथित तौर पर इस मंदिर को तोड़वा दिया और फिर इस जगह पर मस्जिद का निर्माण करवाया था। एएसआई का कहना है कि 12वीं शताब्दी में गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मस्जिद को मान्यता दी और निर्माण को बेहतर करवाया। उसके बाद से यह मस्जिद अजमेर में मौजूद है और अभी भी राजस्थान जाने वाले पर्यटक 2.5 दिन का झोपड़ा देखने के लिए अजमेर जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हजारों साल पुरानी मस्जिदों के नाम पर अब बवाल क्यों किया जा रहा है। विष्णु जैन नाम का वकील देश भर की अदालतों में मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की याचिका दायर कर रहा है और अब अजमेर में जैन डिप्टी मेयर मस्जिद की जगह पर मंदिर की मांग कर रहा है। अयोध्या की बाबरी मस्जिद से शुरू हुआ सिलसिला न जाने कहां जाकर खत्म होगा। जिस तरह का माहौल इस देश में बनाया जा रहा है उसके लिए सीधे तौर पर यह व्यक्ति जिम्मेदार है और सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। अगर पुराने वाले ने कोई गलती कर दी है तो नए वाले की जिम्मेदारी है कि उसको सुधारा जाए, मगर ऐसा लगता है कि नया वाला भी सुधारना नहीं चाहता। अगर कोर्ट ने रास्ता नहीं बनाया होता, चंद्रचूड़ ने बेमतलब बकवास नहीं की होती तो मामला यहां तक पहुंचना ही नहीं। 2.5 दिन के झोपड़ा मामले पर वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र तिवारी ने लिखा है कि वतन की फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मसवरे हैं आसमानों में, जरा देख उसको, जो कुछ हो रहा है होने वाला है। धरा क्या है भला उहदे कुहन की दास्तानों में, ये खामोशी कहां तक लज्जते फरियाद पैदा कर। जमीन पर तू हो और तेरी सदा हो आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में।